डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गांधीनगर में किया रोड शो। भुज में कहा पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म। देश में कोरोना से 11 लोगों की मौत, 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें, एक हफ्ते में 787 नए मामले आए सामने। नीट में कम स्कोर पर भी मिलेंगे मेडिकल ऑप्शन, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी और लैब टेक्नोलॉजी के मौके। पहलगाम में जम्मू कश्मीर सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक। आज सीएम उमर पहली बार श्रीनगर या जम्मू से बाहर करेंगे बैठक। पाकिस्तानी बाजार में घूमती दिखी ज्योति मल्होत्रा, AK-47 लिए गार्ड्स के साथ वीडियो में आई सामने। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC के एग्जीक्यूटिव ने 16 मई को जारी किए गए परिपत्र 976 के खिलाफ एकजुट होकर मुखर विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति आदेश का इंतजार था, जिसे 1 अप्रैल को जारी करने की योजना थी, लेकिन इस नए परिपत्र के तहत पदोन्नति की पात्रता अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कर्मियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। NTPC कार्यपालकों की राष्ट्रीय इकाई नेफी ने सभी कार्यपालकों से इस परिपत्र का विरोध करने की अपील की है और प्रबंधन को इसे वापस लेने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। NTPC इसी पद के कार्यपालक 16 मई से काली पट्टी लगाकर और शाम के समय गेट मीटिंग में एकत्रित होकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज मोड़ के पास चौक निर्माण की मांग उठी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से डोंगरगढ़ और डोंगरगांव की ओर जाने वालों को रॉन्ग साइड से निकलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके अलावा मोड़ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, जिससे खासकर रात में एम्बुलेंस चालकों को रास्ता नहीं दिखता। लोगों ने कलेक्टर और नेशनल हाईवे विभाग को पत्र लिखकर रेवाड़ी जैसा बड़ा चौक और साइन बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके। आपको आज ज्ञापन सौंपे, क्या मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज से जो भी गाड़ियां निकलती हैं, स्पेशली जो डोंगरगढ़ छुरिया क्षेत्र में जाती है और रॉन्ग साइड में चले जाती है, और उस रॉन्ग साइड के चलते क्या होते है, उधर से जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है, कहीं पर ठोकर हो जा रहा है, कैजुअलिटीज बहुत हो रही है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और पिछले हफ्ते अभी 2 दिन पहले हमारे एक डॉक्टर भी इसी के चलते डेथ हो गया है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज मुड़ने का जो जगह है, वहां पर प्रॉपर एक चौक बने, जिसका परमिशन NH से होता है। इसलिए पहले भी हमने बात की थी, तो हम इस बार इसको प्रमुखता से रखे हैं, क्योंकि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भी डेली आना जाना मेडिकल कॉलेज से लगा रहते हैं, और आगे वहां पर जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें भी हमारे आना जाना लगे रहेगा। तो सरकार से रिक्वेस्ट करने आए थे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे कि वहां पर एक बड़ा चौक बनाए। आपको आज ज्ञापन सौंपे, क्या मामला ये है कि पिछले कुछ बात करेंगे अगली खबर की। राजनांदगांव आंगनबाड़ी में घटिया क्वालिटी की सामग्री सप्लाई का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजी गई सामग्री न सिर्फ निम्न गुणवत्ता की है, बल्कि कुछ उत्पादों की एक्सपायरी डेट भी बेहद नजदीक की बताई जा रही है। 2025 में मई एक्सपायर होने वाला सामान पूरे 1 साल तक उपयोग के लिए भेजा गया, जबकि नियमों के अनुसार कम से कम 1 साल की वैधता जरूरी होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सप्लाई किए गए डिटर्जेंट पाउडर में झाग तक नहीं है, जिससे सफाई करना मुश्किल है। आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों की देखभाल होती है, जहां साफ सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों का आरोप है कि ये सामान इतना खराब है कि इसे घरों में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर
कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि यदि जांच में गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित सप्लायर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इस संबंध में आपके मार्फत जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो निर्धारित गुणवत्ता है वो उस हिसाब से सप्लाई होना अपेक्षित है। इसका परीक्षण किया जाएगा और डेफिनेटली अगर ऐसा किसी भी प्रकार से सप्लाई हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा और करवाएगा। इसके अलावा भी कई जगह अभी तक सामान पहुंचे नहीं है और सामानों की संख्या भी काफी कम है। डिटर्जेंट की क्वालिटी खराब है। साल भर के लिए केवल एक झाड़ू दी गई है। ये इस संबंध में मुझे अभी आपके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब तक पूरे विषय का पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि जो नियम है और जो गुणवत्ता है उसका अनुरूप कार्य। सर इसी बिना भवन भी जर्जर है। जैसे अभी बरसात आएगी तो सीपेज आता है, उसमें करंट बहुत आता है दीवारों में। मोतीपुर जो आंगनबाड़ी उसमें करंट आ जाता है। समय समय पे जो आवश्यक मरम्मत कार्य है उसके निर्देश शासन से भी है, जिला स्तर से भी जारी होते हैं। ग्राम पंचायतों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पंचायतों के माध्यम से और शहरों में निकाय या फिर विभाग के माध्यम से मरम्मत किया जाना आवश्यक है। ऐसे जहाँ पे शिकायत आती है तो हम वहाँ पे समय समय पे करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर केस है तो डेफिनेटली उसमें मरम्मत का कार्य किया जाएगा। SECL की गेवरा माइंस में मंगलवार की सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना अवैध कोयला खनन के दौरान हुई, जब तीनों युवक मलबे में दब गए। हादसे का शिकार हुए युवक विशाल यादव और धन सिंह कंवर थे, जबकि उनका साथी साहिल धनवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें साहिल को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दोनों मृतकों के शव को निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। इस घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद पटेल ने SECL की सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा, अन्यथा वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आज सुबह सुबह गेवरा प्रधान क्षेत्र में हमारे कड़गोरा विधानसभा के मोड़ापार ग्राम पंचायत के 3 घरेलू उपयोग के कोयला लेने प्रधान आए हुए थे और उसी समय कोयला खोदते समय 3 लोग दब गए और 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है। निकल के हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और उनको अभी रेस्क्यू टीम चला करके SECL के अधिकारियों के समक्ष और अभी सबको मिल करके उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया या अपडेट है इस संदर्भ में जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि SECL के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा में कोई दुर्घटना हो गई है, जिसमें SECL के अधिकारी कर्मचारी किसी माइनिंग एक्टिविटी के संचालन के दरमियान घायल हुए या हताहत हो गए हैं। स्पष्ट करना चाहेंगे कि SECL गेवरा क्षेत्र में माइनिंग गतिविधियों को संचालित करते समय किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उसमें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हताहत नहीं हुई है। नाउ यह बताना चाहेंगे कि आज सुबह स्थानीय जो दीपका पुलिस के जरिए यह सूचना मिली है कि जो गेवरा और दीपका एरिया की माइन बाउंड्री है वहां कुछ कोयला रहता है और यह संभावित है कि उस कोयले को निकालने के दरमियान कुछ लोग जो वहां पे थे वो हताहत हुए हैं। इस संबंध में हम लोग और अतिरिक्त जानकारी स्थानीय पुलिस से लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह SECL के क्षेत्र में SECL के माइन में कोई दुर्घटना नहीं है। यह हमारी माइनिंग एक्टिविटी के फलस्वरूप नहीं है, नहीं इसमें SECL के कोई अधिकारी या कर्मचारी हताहत हुए हैं। जैसे ही स्थानीय पुलिस हमें और सूचना देती है हम इस पे और अपडेट दे सकेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार इस बार सभी राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ दिया जाएगा। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए चावल भंडारण में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शासन ने सभी समितियों को निर्देशित किया है कि चावल रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 3 महीने का चावल एक साथ भेजे जाने की तैयारी शासन स्तर पर शुरू हो चुकी है, ताकि वितरण में कोई समस्या न हो। में 3 महीने का राशन देने का फरमान है और जमा भी हो रहा है।
उस पर रखने के लिए परेशानी जाएगी, उसके लिए क्या व्यवस्था करेगी? इसमें हमने ये निर्देश दिया है कि जैसे राशन जमा हो जाता है तो तत्काल वहाँ पे उठाव की व्यवस्था करें। इसके अलावा राशन दुकानों के व्यतिरिक्त अन्य जो पंचायतों के सामुदायिक भवन है उसका अगर वहाँ पे पूरी व्यवस्था है तो उन भवनों का भी उपयोग राशन के भंडारण में किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग पूर्व से ही दिन निर्धारित करते जिस दिन भंडारण होगा उसी दिन अगर उठाव हो जाएगा तो बहुत सारी सहूलियत होगी। तो इसी प्रकार का प्लानिंग अभी जिले में है। लगभग 5000 मेट्रिक टन अभी हमारे पास 3 महीने का राशन देने के हिसाब से चावल की कोई कमी है, तो उसकी वो भी अभी 2-4 दिनों में जमा हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं रहेगी। कलेक्टर साहब, राजनांदगांव के इतिहास में 3 में बात करेंगे अगली खबर की। शनि जन्म उत्सव के पूर्व दिवस पर रानी सागर स्थित शनि धाम में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि सुरेश लाल थे। संयोजक राकेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन शनि धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित करते हुए रानी सागर के चारों ओर लगभग 1 लाख दीप जलाए गए। कार्यक्रम के दूसरे दिन शनि महोत्सव विधिवत रूप से मनाया गया और शाम को भव्य महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें आम जनता सहित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कल शनि जयंती है और आज यहाँ पर एक विशाल दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर आज हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित किया गया है और इस बार दीप प्रज्वलन का उद्देश्य जो है ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर जहां आतंकवादियों और पाकिस्तान के द्वारा धर्म पूछ करके जिस तरीके से उनके पतिदेव की, आज देखिए वट सावित्री भी है, भारतीय महिलाएं यमराज से भी भिड़ जाती है अपने पति के लिए। आज उसको धर्म पूछ करके उनके पतियों को जिस तरीके से, हमारे बहनों के पति को जिस तरीके से मारा गया था, वो सिंदूर अब एक प्रकार से जो है एक विकराल रूप लेकर के बारूद बन करके पाकिस्तान के छाती पे धंसा। आज धर्म, संस्कृति, अध्यात्म इसका संगम शनि महोत्सव के आज के इस अवसर पर हम महसूस करते हैं। लेकिन आज इसके साथ ही एक असाधारण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को ये कार्यक्रम समर्पित किया गया है। आप देखेंगे दियों की इस आवली में, इस दियों की श्रृंखला में इस भारत देश का तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले देश भर में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से दुर्ग के BIT सभागार में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में NCC कैडेट्स के साथ साथ 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में NDRF और SDRF के विशेषज्ञों ने आपदा के समय जान माल की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और आत्मरक्षा के उपाय की जानकारी दी। आप सभी को विदित होगा कि पिछले 7 मई को हमने एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की थी। उसी सिलसिले में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार करने, उनको प्रशिक्षण देने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज यहाँ पर दुर्ग जिले में शुरुआत की गई है। आज जैसा आप देख सकते हैं लगभग 200 वॉलंटियर्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको सिविल डिफेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार से आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं और उसके लिए उनको क्या करना होगा, किस परिस्थिति में, उसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रशिक्षण है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। और सभी वॉलंटियर्स से हमारा ये भी अनुरोध है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। समय समय पर हम नए नए वॉलंटियर्स के बैचेस बना करके उनकी ट्रेनिंग करते रहेंगे ताकि कभी भी कोई न केवल दुश्मन की बल्कि
कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई कैलामिटी, कोई आपदा, इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड सिविलियन फोर्स हो, ये हमारा मंतव्य है। नगर निगम दुर्ग के वार्ड 44 में पेयजल संकट लगातार जारी है। नगर निगम कार्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर बसे इस वार्ड के लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से गर्मी के मौसम में उनके घरों के नलों से पानी नहीं आता है। वार्ड वासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम में शिकायत भी की है और महापौर आयुक्त से मिलकर अपनी समस्या भी बताई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। महापौर के दुर्ग को टैंकर मुक्त बनाने के दावे इस वार्ड में पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। देखिए, वार्ड 44 में जो पानी की समस्या आ रही है, वो पिछले परिषद ने जो काम किया है, कुछ तकनीकी समस्या है, पाइपलाइन बिछाने में कुछ गड़बड़ी हुई है, उस समस्या को समझ गए हैं और उस समस्या को सुलझाने पे लगे हुए हैं। चूँकि समस्या गर्मी में ही पता चला, तो कोई भी समस्या को सुधारने में थोड़ा समय लगता है। ये समस्या जल्दी समाधान हो जाएगा इसका, और नेक्स्ट जब गर्मी आएगी उसमें इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। वार्ड नंबर 44 से ही हूँ मैं। आपके वार्ड में पानी की समस्या कब से है? ये तो जैसे कि पूर्व पार्षद भी था तो उनसे भी हम बहुत बार शिकायतें करते थे, बट अभी तक वो उस चीज़ का हम लोग को परिणाम नहीं मिला। हम लोग हमेशा हमारे मम्मी लोग अपना काम को बंद करके सब जाते गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। काम धाम छोड़ के पानी में लगे रहते हैं, टाइम बर्बाद होते हैं और काम में जा नहीं पा रहे हैं, और पानी बिल्कुल नहीं आया, शाम सुबह दोनों टाइम नहीं आ रहा है। देखिए, वार्ड 44 में जो पानी की समस्या आ रही है, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही गौ तस्करी और गौ माता पर हमलों के खिलाफ गौ सेवकों ने जिला मुख्यालय पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कुम्हारी से दुर्ग जिला मुख्यालय तक गौ सेवक उमेश बिसेन के नेतृत्व में दंडवत यात्रा निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान गौ सेवकों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और गौ माता की सुरक्षा और राज्य माता का दर्जा देने की अपील की। हमने दंडवत यात्रा 24 तारीख सुबह 7 बजे चालू करी। उद्देश्य था गौ माता को राजमाता और राष्ट्रमाता बनाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश के अंदर में गौवंश जो बाजार तस्करी के बड़े केंद्र बने हुए हैं। तीसरा उद्देश्य ये है कि वेटनरी विभाग जो है सरकार का वो आईसीयू में एक्चुअली उस विभाग को आईसीयू से निकाल के सरकार उस प्रत्येक जिले में भर्ती अस्पताल बनाए और वेटनरी से सुव्यवस्थित रूप से काम करवाए, क्योंकि वेटनरी विभाग पूरे प्रदेश के अंदर में रायपुर छोड़ दे कहीं पे भी काम नहीं कर रहा है सर। हमने कुम्हारी टोल नाके से शुरू की थी और दुर्ग आज कलेक्टर ऑफिस में समाप्त हुई है। दंडवत यात्रा थी और प्रदेश के अंदर जो तस्करी बहुत युद्ध स्तर पे हो रही है, कैसे भी करके बंद हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो या जनमानस के माध्यम से, और जनता को जागरूक करने की दंडवत यात्रा की। जी बताएंगे गौ माता की रक्षा के लिए इतनी बड़ी यात्रा शुरू की, क्या कहना चाहिए? हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि भैया जी ने सभी लोगों को प्रेरणा दी है कि गौ माता जो हमारी माता है। जैसे हम बचपन से अपनी माँ का दूध पीते कितने समय 1-2 साल पीते हैं, लेकिन गौ माता हमको बुढ़ापे तक मरते तक हमको अपना दूध पान करवाती है। दूध पान होता है उनका, अमृत पान होता है, और हम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाते, उनको हम बेघर कर देते हैं। लोग जो कहते हैं जानवर बोलते हैं, कोई आवारा पशु, तो उनको आवारा पशु न कहते हुए उनको ये कह सकते बेसहारा छोड़ दिया गया है। जैसे अपने माता पिताओं को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, उस तरह से गौ माता को ये लोग छोड़ करके बेसहारा छोड़ देते हैं, उस आवारा पशु की गिनती में आ जाती है। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगी कोई आवारा पशु न कहे और बेसहारा न छोड़े। रास्ते में ऐसे कभी एक्सीडेंट हो जाता उनका तो वो सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था थी भी, नंबर लगाओ तो वो कभी भी उठेगा नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास के बाद देर शाम रायपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया, जिनमें नीति आयोग की बैठक प्रमुख रही। इस बैठक में प्रधानमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी गई। उन्होंने बताया कि नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ का विजन 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए के विकास लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली प्रवास के दौरान कई बैठकें संपन्न हुई हैं, जिसमें मुख्य बैठक
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। और इसमें सबसे पहले तो देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें रहते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रीगण भी रहते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल भी रहते हैं। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के वीर जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के लिए सबने बधाई दिया। और नीति आयोग की बैठक में हमने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो अपना प्रदेश का है उसको रखा और विजन डॉक्यूमेंट में जो स्पष्ट कार्य योजना है उसको रखा और 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। और इसमें 3T मॉडल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन ये तीनों को आधार मानते हुए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सालों से बंद पड़े स्कूलों को पुनः खोला गया है, लेकिन गुड़ापुर और वेचपाल के प्राइमरी स्कूलों को अभी तक स्थायी भवन या उचित सेटअप नहीं मिला है। शिक्षा विभाग की ये बड़ी नाकामी मानी जा रही है, क्योंकि बच्चों को अस्थायी व्यवस्था में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। प्रशासन का दावा है कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां बरकरार हैं। बारिश के दिनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि स्कूलों में कोई ठोस इंतजाम नहीं है। और इस गांव का नाम है लाल केल्लाम है और इस गांव का नाम है कच्चिलवार और स्कूल का नाम है प्राथमिक शाला कच्चिलवार और मैं इस स्कूल का शिक्षा दूत हूँ। स्कूल का समस्या ये है कि इस स्कूल को 2022 में खोले हैं, तब से संचालित है, ऐसी झोपड़ी में ही चल रहा है। और ना स्कूल को बोलते हैं अधिकारी मान कि तुम्हारा स्कूल बन जाएगा, पिछले साल से ही बता रहे हैं बन जाएगा बोल के, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए अप्रैल महीना से इसको चालू किए हैं 2 तारीख से और बीच में ये मई महीना में काम को रोक दिए हैं। 3 सप्ताह हो गया है, एक काम नहीं हो रहा है, अभी ऐसे बंद पड़ा है। इसके दिनों में सर हम लोग क्या फिर से गांव वालों को या तो हम अपने पैसा दे के ताड़ी पत्ता कटवाते हैं, उसके बाद फिर वो ताड़ी पत्ता सफाई करके उसके ऊपर चिल्ली ढक के फिर बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं हम लोग आएंगे तुम्हारे स्कूल देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लेकिन नहीं आते हैं इधर। हमलाल केल्लाम है और इस गांव का नाम है कच्चिलवार और स्कूल का बेमेतरा जिले के ग्राम जेवरी में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ तेलघानी वार्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू भी उपस्थित रहे। शिविर में उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों की प्रगति जानकर अधिकारियों से ली और आम जनता से उनकी मांगे और शिकायतें सुनी। ग्रामीणों की मांग पर जेवरी में 10 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ रोड और 6 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही क्लस्टर के अन्य ग्रामों में लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की गई। इस दौरान अन्नप्राशन, पोषण किट वितरण, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत आज बेमेतरा जिला के जेवरी ग्राम में सुशासन त्योहार समाधान शिविर का आयोजन हुआ है। 12 ग्राम पंचायतों का ये शिविर है। सभी 12 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हैं।
उनके समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। लगभग 3000 आवेदन आए और उनका निराकरण किया जा रहा है। अधिकांश आवेदनों के निराकरण किए गए हैं। शेष जो है वो निराकरण की प्रक्रिया में है। कोई प्रदेश स्तर पर निराकरित होगा, कोई अन्य कारणों से आगे चल के निराकरित होगा। पर ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का एक जन सरोकार के लिए बड़ी पहल है। सुशासन तिहार और उसके बाद समाधान शिविर 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, जितनी बड़ी संख्या में जनता इस शिविर में आ रही है, ये सरकार के प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, उनके समस्याओं का निराकरण हो रहा है। जो मांग है वो भी पूरा किया जा रहा है। 70 लाख के अलग अलग कामों की घोषणा हमने की है। आने वाले समय में सब समस्याओं का समाधान इसी तरह से क्रमशः किया जाएगा। रायपुर में संचालित स्पा सेंटर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। सीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में 4 टीमों ने 80 से ज्यादा स्पा सेंटरों में सरप्राइज चेकिंग की, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। छापेमारी के दौरान कई जगह आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर संचालकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की गहन जांच की, साथ ही स्पा सेंटर के संचालन से जुड़े कागजात भी जांचे। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर रायपुर के कई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान 80 से ज्यादा सेंटरों में सरप्राइज चेकिंग की गई, जिसमें कई स्पा सेंटर में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही दस्तावेजों की गहन जांच भी की जा रही है। महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रही। रायपुर शहर के कुछ स्पा से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर बाहरी लोग आकर, बाहरी युवतियाँ आकर अवैध रूप से वहाँ रह रही हैं। 40 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कार्रवाई की, जिससे डॉक्यूमेंट लाए गए हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। कुछ लोगों को थाने लाए थे, उनसे पूछताछ करके फिलहाल उनको छोड़ा गया है। जितने भी दस्तावेज हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। दस्तावेज में जो भी तथ्य पाए जाएंगे, यदि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई रह रहा हो तो उनके खिलाफ सख्ती से वैधानिक कार्रवाई। कुछ बाहरी लोग रह रहे हैं, बाहरी जगह के हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो इस कारण से छापेमारी कार्रवाई की गई थी। और छापेमारी में कुछ दस्तावेज हमने बरामद किया है, उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर दोपहर रायपुर से रवाना हुए। सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत वे सारंगगढ़ और रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे, जहां औचित्य निरीक्षण और समीक्षा बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक भी शिविर में पहुंच रहे हैं और सरकार के कामों की समीक्षा के साथ समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिक्षकों के युक्ति युक्त कारण के विरोध पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय बच्चों के हित में है। और अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी मामले पर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, आज भी सुशासन तिहार के अंतर्गत 2 जिलों का प्रवास है। सारंगगढ़ और रायगढ़ जा रहे हैं और सारंगगढ़ में औचक निरीक्षण करेंगे और रायगढ़ में समीक्षा बैठक होगी। हाँ, आज भी सुशासन तिहार के अंतर्गत 2 जिलों का प्रवास है। सारंगगढ़ और रायगढ़ जा रहे हैं और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।